जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, पर जिस तरह से रहमान डकैत की मौत हुई थी, ठीक उसी पैटर्न में नईम को भी मारा गया है। क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि रहमान डकैत के वक्त भी हमजा ने वही टेक्निक यूज की थी जो उसने नईम के केस में अप्लाई की। तो चलिए इस बिहाइंड द सीन वीडियो के साथ हमजा के द्वारा बच्चे को मारने वाली थ्योरी और रहमान डकैत के पार्ट 2 वाले कमबैक को देखते हैं। इस फिल्म का 80% पार्ट लियारी टाउन पर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले इसकी मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं। आखिर कैसे बिना पाकिस्तान गए आदित्य धार ने उस जगह को हूबहू स्क्रीन पर उतार दिया। दरअसल यह एक मैसिव सेट है। इस भव्य सेट को प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे ने आर्ट डायरेक्टर्स योगेश बंसोड और चौधरी नीलेश के साथ मिलकर रिक्रिएट किया है। उजैर बलोच का रोल निभाने वाले दानिश को देखिए, खुद इस बारे में क्या कहते हैं। जब मैं पहली बार पहुंचा वहाँ पे, मुझे भी ऐसे लगा कि बैंकॉक में शूट क्यों कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पहुंचा वहाँ पे, यार क्या बना दिया है। खैर कराची लियारी जैसा रियलिस्टिक सेट बनाने के लिए आर्ट डायरेक्टर्स ने पहले एक 3D मॉडल तैयार किया था और फिर उसी के बेस पर बैंकॉक में 3 मंथ्स के अंदर पूरा शहर रेडी कर दिया गया। ये सेट इतनी परफेक्शन और सटीकता के साथ बनाया गया था कि पाकिस्तानी लोग भी शॉक्ड रह गए कि आखिर इस धुरंधर टीम ने इतनी बारीकी से इसे कैसे बनाया। क्या उन्होंने इसके लिए लियारी टाउन पर कोई डीप रिसर्च करवाई थी? खास बात यह है कि इस सेट को थाईलैंड के बैंकॉक शहर में बनाया गया था। इसे तैयार करने में थाईलैंड के वर्कर्स के साथ साथ भारत से भी बड़ी संख्या में लोगों को वहां ले जाया गया था। इस तरह 500 पीपल ने दिन रात मेहनत करके इस सेट की डिटेलिंग पर काम किया। आप यहाँ उनकी क्राफ्ट्समैनशिप को साफ देख सकते हैं। गलियों की दुकानें और उन पर लगे होर्डिंग बोर्ड्स भी उर्दू में लिखे गए थे। यहाँ छोटे छोटे घर और दुकानें काफी तादाद में बनाई गई थी। अब आप खुद सोचिए कि इस लायरी टाउन में कितने सीन शूट हुए होंगे। यहाँ अरशद, पप्पू और रहमान डकैत के बीच का गैंगवार भी यहीं शूट हुआ था। आपको वो इंटेंस सीन तो याद ही होगा जब रहमान डकैत के बेटे की मौत हो जाती है और फिर हमजा अली यानी रणवीर सिंह के कहने पर वो बदला लेता है और रहमान डकैत वहाँ उनके गेम को लगभग खत्म ही कर देते हैं। उसी का ये एक सीन है जहाँ गैंग मेंबर्स को एक एक करके मारा जाता है। जरा यहाँ देखिए उस आइकॉनिक बाइक सीन की मेकिंग, जहाँ एक शख्स को बाइक से बांधकर इसी लियारी टाउन सेट में घसीटा जाता है। आप साफ देख सकते हैं कि इस रिस्की सीन को कितनी प्रिसिजन के साथ एक प्रोफेशनल स्टंटमैन ने परफॉर्म किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सेट लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है, जहां अब भी धुरंधर 2 की शूटिंग भी चल रही है। जिस तरीके से मूवी में एसपी चौधरी असलम यानी संजय दत्त को दिखाया गया है, उसमें थोड़ी डिटेलिंग की कमी दिखी। फिल्म के एक सीन में वो बुलेट प्रूफ कार और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ नजर आते हैं, पर असलियत इससे काफी अलग थी। रियल लाइफ में चौधरी असलम बिना किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी के चलते थे और उन्हें कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए नहीं देखा गया था। रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। वहीं वो सॉल्ट बीच वाला सीन असल में एक क्लेवरली डिजाइन सेट था। फिल्म में जो नमक के सागर वाला नजारा दिखता है, उसके पीछे का सच आप यहाँ देख सकते हैं। फर्श पर सॉल्ट लाइक क्रिस्टल्स बिखेरे गए थे और चारों तरफ ब्लू स्क्रीन्स लगाई गई थी, जिन्हें बाद में VFX के जरिए छोटी छोटी पहाड़ियों में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा वो खौफनाक हेड बर्स्टिंग ब्लास्ट वाला सीन एक डमी पर शूट किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और CGI वर्क का क्रेडिट फिल्म CGI, एनविजन VFX और रेजोनेंस डिजिटल को जाता है। अब बात करते हैं उस लद्दाख कैंप सीन की, जहां बलोच यूनाइटेड फोर्स का कैंप दिखाया गया है। इसे समंदर तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर शूट किया गया था। बैकग्राउंड में दिखने वाले कलाकार भले ही आपको पाकिस्तानी या अफगानी लग रहे हों, लेकिन असल में ये सब हमारे हिंदुस्तानी एक्टर्स ही थे। इन्हें प्रोस्थेटिक मेकअप और बेहतरीन स्टाइलिंग से यह लुक दिया गया था। आप यहाँ उनका मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, जिसकी वजह से एक्टर्स को सांस लेने में काफी स्ट्रगल करना लग रहा था। हालत यह थी कि पूरी क्रू को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़े थे। इसी चैलेंजिंग लोकेशन पर अक्षय खन्ना का वो आइकॉनिक एंट्री सीन भी फिल्माया गया था। सच पूछो तो ये डांस कभी स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अक्षय सर ने खुद आदित्य धर से पूछा, तो वहाँ से एंटर करते हैं
and everyone is dancing and he looks at everyone and then he starts dancing on his own. There's no choreography for him. He starts dancing on his own. All the steps he takes is ये और यकीन मानिए ये अनस्क्रिप्टेड सीन मूवी के 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के पीछे एक बहुत बिग रीजन बना है। खैर, शूटिंग के टाइम यहाँ काफी स्ट्रगल देखने को मिला। ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि सबको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। यहाँ रहमान डकैत की एंट्री को एक्स्ट्रा पावरफुल दिखाने के लिए महंगी SUV कार्स को इस हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पर लाया गया था। गाने की शूटिंग में जो बैकग्राउंड डांसर्स दिख रहे हैं वो काफी प्रोफेशनल थे। यहाँ कुछ शॉट्स को आउट ऑफ स्टेशन भी शूट किया गया था, जिसकी झलक आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे अक्षय खन्ना का यह अंदाज बिल्कुल नया नहीं है। पुरानी फिल्मों में उनके पिता विनोद खन्ना भी इसी तरह के सिग्नेचर डांस मूव्स कर चुके हैं। आदित्य धर ने फिल्म में काफी खून खराबा दिखाया है, लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि असल रहमान डकैत की सच्चाई तो फिल्म में 10% भी नहीं दिखाई गई। शायद आपको पता न हो, पर रहमान डकैत असल जिंदगी में एक रॉबिन हुड था। हालांकि मूवी में भी उसे लोगों का मसीहा दिखाया गया है और यह बात बिल्कुल रियल है। रियल लाइफ में रहमान एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग से पैसा कमाता था, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लियारी के गरीबों में बांट देता था। इसके अलावा वो स्कूल और मदरसे बनवाता था, लोगों का मुफ्त इलाज करवाता था और गरीब बेटियों की शादी का खर्चा भी उठाता था। इसके अलावा धुरंधर फिल्म में जो रहमान डकैत की हवेली हम देखते हैं वो इस लायरी टाउन वाले सेट का हिस्सा नहीं थी। इस सीन को पहले ही शूट कर लिया गया था। रहमान का जो घर दिखाया गया है वो असल में लाल कोठी गांधी आश्रम है, जो अमृतसर में है। फिल्म मेकर्स ने इस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को रहमान की हवेली के रूप में बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो हवेली के बैकग्राउंड का आर्किटेक्चर और वहाँ का माहौल अमृतसर की इस हिस्टोरिक प्लेस की साफ पहचान कराता है। बाद में एडिटिंग के दौरान इन दोनों लोकेशंस को मर्ज करके कुछ इस तरह स्क्रीन पर दिखाया गया कि सब कुछ एक ही जगह का हिस्सा लगे। हालांकि लियारी टाउन को बार बार दिखाने के लिए मेकर्स उसी बैंकॉक सेट का इस्तेमाल करते थे, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसी 6 एकड़ के सेट पर वो ई-रिक्शा क्रैश वाला सीन भी फिल्माया गया था, जहां रिक्शा को टक्कर मारकर हवा में उछाला जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हाई टेंशन केबल वायर्स और परफेक्ट टाइमिंग की मदद से रिक्शा को हवा में उड़ाया गया, ताकि यह स्टंट स्क्रीन पर बिल्कुल रियल और इम्पैक्टफुल लगे। टक्कर के बाद जो लोग हवा में उछलकर बाहर गिरते हुए दिखते हैं, वो दरअसल डमी के साथ शूट किया गया था, ताकि एक्शन सीन के दौरान होने वाले ब्लास्ट्स और धमाके सुरक्षित तरीके से फिल्माए जा सकें। बैंकॉक के इसी सेट पर एक और दिल दहला देने वाला सीन शूट हुआ था, जब रहमान डकैत के लोग अरशद के गैंग मेंबर को एक मैसिव फूड कंटेनर में बंद करके मार देते हैं। इस सीन के लिए जो दुकान और गलियां आप देख रहे हैं वो भी एक सेट है, जिसे मिठाई की दुकान का लुक दिया गया था। सबसे पहले एक कुकिंग कंटेनर तैयार किया गया था, उसमें पानी और दाल मिलाई गई। फिर आर्टिफिशियल स्मोक, लाइटिंग और ब्लॉर्स की मदद से इसे उबलती हुई दाल जैसा इफेक्ट दिया गया। इस 30 सेकंड के सीन को शूट करने में पूरा दिन लग गया था। सबसे रिस्की बात ये थी कि इस रोल के लिए ऐसे कलाकार को चुना गया जो अपनी सांसें 2 मिनट तक रोक सके, क्योंकि कंटेनर के अंदर उसे सचमुच डुबाकर बंद किया गया था और ढक्कन खोलने तक 1 से 2 मिनट का वक्त लग जाता था। वाकई ऐसे सीन्स शूट करना जितना चैलेंजिंग है उतना ही खतरनाक भी। वैसे अर्जुन रामपाल जिनका रोल प्ले कर रहे हैं, उस शख्स को कैसे भूल सकते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया इलियास कश्मीरी दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी है, जिसे कभी ओसामा बिन लादेन का सक्सेसर भी कहा जाता था। और धुरंधर में इस खौफनाक कैरेक्टर को अर्जुन रामपाल ने बखूबी जिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलियास वही है जिसका नाम 26 नवंबर के मुंबई टेरर अटैक से सीधे तौर पर अटैच्ड था। फिल्म में इसे मेजर इकबाल के नाम से दिखाया गया है। इस आदमी ने अपनी फेक डेथ प्लान की थी और एक नई आइडेंटिटी के साथ वॉकिंग घोस्ट बन गया था। वहीं फिल्म निर्माता की तारीफ करते कोई नहीं थक रहा है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग से लेकर छोटी छोटी डिटेलिंग पर उनका पूरा फोकस रहा है। उन्होंने किरदारों के लुक और उनके मेकअप को बहुत अहमियत दी। इस फिल्म के लिए मशहूर मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह डिसूजा को हायर किया गया था, जो इंडस्ट्री की सबसे नामचीन मेकअप डिजाइनर मानी जाती है।
वो इससे पहले कल्कि और पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना टैलेंट दिखा चुकी है। प्रीतिशील सिंह सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि कैरेक्टर डिजाइन और प्रोस्थेटिक्स में भी माहिर हैं। यहाँ आप रणवीर सिंह का लुक टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। उनके लुक को मेजर मोहित शर्मा के किरदार से मैच कराया गया है और रणवीर अपने इस कैरेक्टर में बिल्कुल खरे उतरे हैं। इस बीच एक दिलचस्प इंसिडेंट भी हुआ। जब अर्जुन रामपाल ने आर माधवन को उनके गेटअप में देखा तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने हैरान होकर डायरेक्टर से पूछा, ये कौन सा नया एक्टर है जो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। But I remember the first day I went to Dhurandhar set was in Bangkok. Maddie was shooting और मैं गया, मैं बोला ये कौन है एक्टर यार, कमाल का एक्टर है, बड़े अच्छे से डायलॉग वगैरह दे रहा है। It was Maddie. I didn't recognize him. वैसे कुछ भी कहो, असली क्रेडिट तो कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छबरा को भी जाता है। आर माधवन को इस लुक में आने के लिए हर रोज 3 से 4 घंटे का हैवी मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का हेल्प लगता था, लेकिन असली कहानी तो लुक टेस्ट के दौरान हुई। जब मैं लुक टेस्ट कर रहा था इस लुक के लिए, कुछ 3.5-4 घंटे लगते थे उस लुक में आने के लिए। मैं आपको देख रहा था और हमें लग रहा था कि एक चीज कुछ मिसिंग है। और फिर आदित्य ने आके कहा कि मैडी अपने होंठ पतले कर दो, और फिर जो रिजेम्बलेंस आई है एक छोटी सी वजह से। यही वजह है कि पूरी फिल्म में आप माधवन सर को अपने होंठों को अंदर दबाकर बोलते हुए देखते हैं। हमजा सबसे पहले आलम के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वहां पहले से ही कुछ जासूस मौजूद हैं, जिन्हें अजय सन्याल ने भेजा था। अब सवाल यह उठता है कि जब पहले से ही मिशन चल रहे थे तो धुरंधर मिशन की परमिशन में इतनी देर क्यों हुई? दरअसल पहले जो स्पाइस वहां भेजे गए थे वो सिर्फ अपनी पहचान बदलकर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन इंडिया भेजते थे, लेकिन धुरंधर मिशन में पहली बार कोई जासूस सीधा पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में घुसने वाला था। यह रिस्की था। ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इस हद तक इंस्पायर्ड है कि शुरुआत में दिखाया गया हाईजैक सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हकीकत में हुआ था। स्पिनऑफ के इतिहास में पहली बार हम अपना असेट पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड, उनका माफिया, उनकी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने भेजेंगे। यहाँ तक कि वो भारत माता की जय वाला सीन भी सच में हुआ था, जब अजित डोभाल ने प्लेन में यह नारा लगाया था, लेकिन खौफ की वजह से वहाँ बैठे इंडियंस इसे बोल नहीं पाए थे। दोस्तों, ये है धुरंधर के सबसे वायरल गाने शरारत का बिहाइंड द सीन्स, और यकीन मानिए इसे पर्दे पर उतारने के पीछे की मेहनत कमाल की है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस गाने को बनाया किसने है। इस गाने को म्यूजिक दिया है शाश्वत सचदेव ने और इसके लिरिक्स लिखे हैं जैस्मिन सैंडलस और शाश्वत ने मिलकर। वहीं मधुबंती बागची और जैस्मिन की आवाज ने इसमें जान फूंक दी है। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को डायरेक्शन देते हुए देख रहे हैं वो है विजय गांगुली, जिन्होंने इस गाने की शानदार कोरियोग्राफी की है। इस रॉयल सेट पर आप आयशा खान को परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। खैर, अब एक और इंटेंस सीन की शूटिंग देखते हैं, जहां एसपी चौधरी असलम अपनी गाड़ी के बोनेट पर बैठकर रहमान डकैत को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। इस सीक्वेंस की शूटिंग मई 2025 में डोंबिवली मंगोन ब्रिज पर एकदम रियल लोकेशन पर की गई थी। इसी ब्रिज के पास एक खतरनाक स्टंट भी फिल्माया गया, जहां गाड़ी रेलिंग तोड़कर सीधे नदी में गिरती है। मेकर्स चाहते तो इसे VFX पर भी कर सकते थे, पर उन्होंने परफेक्शन के लिए एक रियल गाड़ी को सच में नदी में जंप करा दिया था। रणवीर सिंह का हाई स्पीड बाइक चेसिंग सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे शूट किया गया? रणवीर के पीछे जो एक्ट्रेस बैठी दिखती है वो असल में एक प्रोफेशनल स्टंटमैन है। इस हैरत अंगेज सीक्वेंस को अंजाम दिया है दर्शन पाटिल ने, जो एक प्रोफेशनल बाइकर है। प्रियतिशील सिंह की टीम ने उन्हें रणवीर के लुक में ढालने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके स्किन टोन को मैच किया गया, फिर नकली दाढ़ी, मूंछें और हेयर पैच लगाकर उन्हें रणवीर का एग्जैक्ट डबल बना दिया गया। फिल्म में वही पुरानी स्मार्ट ट्रिक अपनाई गई है। दूर के हाई स्पीड शॉट्स स्टंटमैन करता है और क्लोजअप शॉट्स के लिए रणवीर सिंह को स्टूडियो में शूट किया जाता है। इस बाइक सीन के कुछ हिस्से मलाड के इनऑर्बिट मॉल और कुछ चंडीगढ़ में भी शूट हुए हैं। फिल्म के एक्शन को यनिक बेन ने डिजाइन किया है, जो फ्रांस के हैं। उनके साथ भारत से रमजान बुलेट और एजस गुलब जैसे धुरंधर भी शामिल थे। रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जोड़ी को जहां कुछ लोगों ने पसंद किया, वहीं सोशल मीडिया पर इसे काफी ट्रोल भी किया गया। इसका कारण था उनके बीच का एज डिफरेंस। सारा अर्जुन का जन्म 18 जून 2005 को हुआ, उम्र 20 साल, जबकि रणवीर उनसे उम्र में लगभग 2 गुने हैं।
हालांकि डायरेक्टर आदित्य धर ने इस पर साफ कहा कि सारा को यह रोल खैरात में नहीं मिला। इस येलिना के रोल के लिए लगभग 13,000 गर्ल्स का ऑडिशन लिया गया था, जिसमें सारा सबसे ज्यादा इनक्रेडिबल और काबिल साबित हुई। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो बता दूं कि सारा बचपन से इंडस्ट्री में है। याद कीजिए उनका वो क्लिनिक प्लस वाला फेमस एड। माना कि सारा बहुत सुंदर है, पर उन्हें कैरेक्टर के लुक में लाने के लिए भी घंटों लगते थे। यहाँ आप मेकअप डिजाइनर प्रीति शील को उनका हेयर स्टाइल और लुक तैयार करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की है? रहमान डकैत का बर्थ ईयर 1975 है और अक्षय खन्ना का भी बर्थ ईयर 1975 ही है। यह कोइंसिडेंस वाकई कमाल का है। अब जरा रहमान डकैत के इलेक्शन वाले सीन पर नजर डालते हैं। भाषण वाले इस सीन में हमें हजारों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। यहाँ सिर्फ 500 लोगों के साथ शूटिंग की गई थी। बैकग्राउंड में आप VFX स्क्रीन्स और मार्कर्स देख सकते हैं ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में भीड़ को मल्टीप्लाई करके दिखाया जा सके। यही सेम टेक्निक SS राजामौली ने RRR में इस्तेमाल की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। ये पूरा स्टेज सेटअप मुंबई के अंधेरी में एक ओपन स्टूडियो में तैयार किया गया था। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को देखिए, जहां रहमान एक रिवर ब्रिज का इनॉग्रेशन करता है और लौटते वक्त मारा जाता है। इस सीन को पूरी तरह नेचुरल तरीके से सुखना लेक पर शूट किया गया है। यहाँ किसी CGI या VFX की जरूरत नहीं थी। वैसे फिल्म की मेन शूटिंग तो बैंकॉक और लद्दाख में हुई है, लेकिन अमृतसर, चंडीगढ़ और मुंबई की रियल लोकेशंस ने इसे और भी ऑथेंटिक बना दिया है। फिल्म में पैसा छापने वाले सीन का सीधा कनेक्शन हमारी रियल लाइफ डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से है। दरअसल 2010 से 11 के आसपास भारत सरकार ने एक ब्रिटिश कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। वह कंपनी पहले इंडिया को नोट छापने का प्रीमियम पेपर देती थी और बाद में वही पेपर पाकिस्तान को सप्लाई करने लगी। इसी पेपर से खानानी ब्रदर्स, जावेद और अल्ताफ ऐसे हाई क्वालिटी नकली नोट छाप रहे थे कि बैंक की मशीनें भी उन्हें नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही थी। इसी खतरे को खत्म करने के लिए बाद में 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। इस फिल्म में किसको कितने फीस मिले हैं यह भी देख लेते हैं। सबसे पहले संजय दत्त को इस फिल्म के लिए करीब 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सारा अर्जुन को करीब 1 करोड़ रुपए और अर्जुन रामपाल को भी लगभग 1 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। देखा जाए तो वहीं R माधवन को लगभग 9.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनका इस फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन स्क्रीन टाइम काफी कम है। जबकि दूसरी तरफ रहमान डकैत का किरदार करने वाले दमदार कैरेक्टर अक्षय खन्ना को सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दूसरी तरफ रणवीर सिंह को इस फिल्म के लिए करीब 50 करोड़ रुपए मिले हैं। लास्ट में बात करते हैं हमजा की उस पैटर्न की। हमजा ने रहमान को मारते वक्त वही किया जो उसने नईम के साथ किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि नईम का केस एक्सीडेंट था, जिसे हमजा ने कवर अप की तरह दिखाया ताकि वो खुद को मसीहा साबित कर सके, लेकिन रहमान के केस में यह सब इंटेंशनल था। हैरानी की बात तो ये है कि रियल लाइफ में भी रहमान डकैत के 3 बेटे थे, सरबान, नईम और गिब्रान। और यह बिल्कुल सच है कि नईम की मौत वाकई एक वेडिंग सेरेमनी के दौरान ही हुई थी। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में किसका किरदार सबसे बेस्ट लगा? और क्या आपको लगता है कि स्टार्स को उनके काम के हिसाब से सही फीस मिली है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।